एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 10 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा परसते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और शहरी रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर दो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वह हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब हम सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उसके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपीय लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पे चलाया जा सकता था। बहादुर शाह जफर का ये चित्र है। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम के कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। विद्रोह का ढर्रा। यदि यह विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह की घटना कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजानों को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड को जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमान तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़न बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्द ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। फिरंगी फारसी भाषा का अर्थ है जो संभवतः फ्रैंक, जिसे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकलता है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है।
लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आज उठते हैं। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसे कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन का किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की इस रिपोर्ट को पढ़िए। यही हालात सब्जी और साग पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलता भी है तो बासी सड़ी, जिसे कुजो यानी सब्जी बेचने वाला ने रोक कर जमा कर रखा हुआ है। शहर में स्थिति बाग बगीचों के कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें खास लोगों के लिए ही है। यहाँ एक और चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गरीब सुरफा यानी शरीफ लोग खुद घरों में पानी भर कर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलालखोर हरामखोर हो गए। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई और यही हालत बने रहे जो गंदगी, मौत और बीमारियों शहर में आबो हवा खराब कर देगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। इन दोनों रिपोर्टों तक उस दौरान दिल्ली के हालात के बारे में इस अध्याय में दिए गए विवरणों को पढ़िए। याद रखिए कि अखबारों में छपी खबरें अक्सर पत्रकारों के पूर्वाग्रह या सोच से प्रभावित होती है। इस आधार पर बताए गए दिल्ली उर्दू अखबार लोगों की गतिविधियों को किस तरह नज़र से देखता है। संचार के माध्यम। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह से आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं था कि विभिन्न छावनियों से सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था, जबकि 7वीं अवध इरेग्युलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में ही नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है। 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। सिस्टन और तहसीलदार। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहना था और आलथी पालथी मारकर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुसलमान तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा कि क्या खबर है, अवध की काम कैसा चल रहा है। सिस्टन ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे अली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। विद्रोही अपनी योजनाओं को किस तरह एक दूसरे से तक पहुंचाते थे, इस बारे में बातचीत से क्या पता चलता है? तहसीलदार ने सिस्टन को संभावित विद्रोही क्यों मान लिया था? विद्रोही की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहियों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते। ये योजनाएं कैसे बनाई गई? योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों को सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ
सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियर्से तैनात था वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके थे, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता था कि या तो हियर्से को मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों को एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटी थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रायः एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह में कर्ता धर्ता खुद थे। नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन की जरूरत थी। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों के पहले नेता की भूमिका निभाते थे। जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों में सबसे पहले जो काम किए उनमें एक था कि वो फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेतृत्व बनने की जिम्मेदारी भी तब तक स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही भ्रष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इस तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहरों के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने का सिवा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे ब्रिजेश कदर को अपना नेता घोषित कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के एक प्रचलित चित्र है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये नाना साहब का चित्र। 1857 के अंत तक विद्रोह सफल हो गया। जो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए, उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। नवाब ताल्लुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए फैल रहा था। मेरठ की इस आशय की खबर आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को निस्तनाबूद करने का अलग जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बरौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाकों के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। 1857 का विद्रोह। शाहमल उत्तर प्रदेश के बरौत परगना के एक बड़े गांव में रहने वाला था। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखता था जो चौकसी देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की ज़मीन बाहरी लोगों के हाथों में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाराज ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे थे।
शाहमल ने चौकसी देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध उत्पन्न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों का ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए। स्थानीय आस्था पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़े और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरतअंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोका। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री में विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुँह खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं, अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। अफवाहें और भविष्यवाणी। तरह तरह की अफवाह और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों में उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसे कि हमने पीछे देखा कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों के बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों से जंगल की आग की तरफ फैलती चली गई। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांड कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 में तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया, वैसे भी जल्द ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेजी अफसर के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका
और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। हेनरी हार्डिंग, फ्रांसिस ग्रांट द्वारा बनाया गया चित्र 1849 का ये चित्र है। गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया उनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय शक बना हुआ था कि अंग्रेजी हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोरा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इसी भविष्यवाणी से बल मिला और प्लासी का जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक नहीं सीमित थी। उत्तर भारत में विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्टें आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव तक पहुंचाने का निर्देश दे जाता था और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद उस समय स्पष्ट था न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल-पुथल का संकेत मान रहे थे। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच है या नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे हैं उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय और उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाहें तभी फैलना शुरू होती है जब उनमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। अगर 1857 इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में उसी समय ब्रिटिश सरकार पश्चिम शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियाँ लागू कर रहे थे। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिसमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कला, लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने यानी 1829 और हिंदू विधवा विवाह का वैधता देने के लिए कानून पारित किए। कानून बनाए थे। शासकीय दुर्बलता और दत्तकथा को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसे बहुत सारी दूसरी रियासतों को कब्जे में ले लिया था। जैसे ही ऐसे कोई रियासतें या इलाके उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों से निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली अपनी व्यवस्था लागू कर देते। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ। लोगों का लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों का कदर करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भूस्वामी लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करने के एक ऐसे व्यवस्था लागू की जा रही है ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस भाग को एक और बार पढ़िए तथा विद्रोह के दौरान नेता कैसे उभरे इसके बारे में समानताओं और विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए। किन्हीं दो नेताओं के बारे में बताइए। आम लोग उनकी तरफ क्यों आकर्षित हो जाते थे। इस सोच को ईसाई प्रचारकों ने गतिविधियों में भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार पर
विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। अवध में विद्रोह। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। रेजिडेंट गवर्नर जनरल ने प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। सहायक संधि क्या था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन अंग्रेज अपनी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष न तो किसी और सहायक शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इसी रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 के अवध में सहायक संधि थोप दी गई। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेजी टुकड़ियों ही तैनात रहेगी, इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाबी अपनी रियासत को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होते जा रहे थे। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुदीफ है और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेज़ों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। देश से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत के शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे हैं। ब्रिटिश सरकार यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए। ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारतीय सीमा को यहाँ दर्शाया गया। त्रावणकोर, मदुरई, कावेरी नदियाँ, मैसूर, आरकोट, मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड, मसूलीपट्टनम। 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप, कश्मीर, पेशावर, अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, पानीपत, दिल्ली, सिंध, गुजरात, होलकर, सिंधिया, लखनऊ, अवध, बनारस, पटना, रीवा, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, ढाका, चटगांव, सूरत, बम्बई, औरंगाबाद, पूना, निजाम, हैदराबाद, मसूलीपट्टनम, गोवा। नवाब साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा का विलाप किया जा रहा है जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे और सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जान ए आलम, देश से विदा लेकर परदेश चले गए। इस पूरे भाग को पढ़ें और चर्चा करें कि लोग वाजिद अली शाह की विदाई पर इतने दुखी क्यों थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा न था जहाँ जाने आलम से बिछड़ने का विलाप
का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। इस भावनात्मक उथल-पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों और बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारी और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वो प्यार करते थे। 1857 की विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपरा और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासक के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब ही गद्दी पर नहीं छिन रही थी, इसके अलावा इनके इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाकों में जमीनें और सत्ता पर नियंत्रण रखे आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले और अपने तालुकदारों का राजस्व चुकाते रहे तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी होगी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाही की टुकड़ी होती ही थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाओं को भंग कर दिया गया, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार बिचौलिए थे, जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ तो आधे से ज़्यादा गाँव हाथ से जाते रहे। अवध का एक जमींदार 1880 का एक चित्र दिया हुआ है। अवध का एक जमींदार है। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों में शोषण की कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं था। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी न तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे, वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मदों में पैसे तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था की तरफ बुरी तरह पिसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब होने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगा और पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहाँ
लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उसके किसानों के हाथों में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। उनमें कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गाँवों में से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही का कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट था। 1850 के दशक तक आते आते अनेक असंतोष के कई कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते, उनके साथ तलवारबाजी करते और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाज व संस्कृति से वाकिफ़ थे। तालुकदारों की सोच। तालुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित कालंकर के राजा हरवंश सिंह ने सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया है। विद्रोह के दौरान हरवंश सिंह ने एक अंग्रेजी अफसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। उस अफसर ने आखिरी मुलाकात में हरवंश सिंह से कहा कि साहब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकों की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की ज़मीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा, फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। अब आप मेरे पास आए हैं जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं आपके सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूँ। इस अंश से आपको तालुकदारों के रवैये के बारे में क्या पता चल रहा है? यहाँ के लोगों ने हरवंश सिंह का क्या आशय था? उन्होंने लोगों के गुस्सों की क्या वजह बताई? उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का संदेह दोनों ही निहित थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों की श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्ति कारतूसों की घटना इसकी एक बढ़िया उदाहरण थी। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भीतर होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्द ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे थे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों, शिकायतें, बढ़ते व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांवों में प्रतिबिंबित होने लगा। यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही यहाँ कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहना कर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकता। पता लगाए कि क्या आपके राज्य में लोगों ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा किया था, तो उन्हें ऐसा क्यों किया हो? अगर तो उसका व्याख्या कीजिए। सिपाहियों और ग्रामीणों जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग में गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते तो हथियार उठाते तो फौरन ही गांव में उनके भाई बेड़ेदार भी उनके साथ आ जुटते। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहरों के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के
सामूहिक कृत्यों में शामिल हो रहे थे। विद्रोही क्या चाहते थे? बतौर विजेता कठिनाई, चुनौती और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को आसान, फरमोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इन घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज कराने का मौका मिला। यूं ही विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनकी बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसर की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। एकता की कल्पना 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावना का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इतिहासकारों में अंग्रेजों से पहले हिंदू मुस्लिम अतीत और संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों ही दुहाई देते हुए जनता के इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया था। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासक ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857। विद्रोही क्या चाहते थे, इसके बारे में हमारी जानकारी यह एक मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की कुछ निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त है। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खास तौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षण और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देनी चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले घर बार छोड़ चुके भारत के अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर रहे। बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के कई भागों का इश्तिहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़े और इसका पालन करे। इस साझा उद्देश्य में जो अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने का साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वाले लेखन और भविष्यवक्ताओं में पंडितों की गणनाओं में सब में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं और अंग्रेजों के पैर नहीं टिक पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीदें छोड़ दे, मेरा साथ दे और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम में बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। भाग 2 जमींदारों के बारे में। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा यानी भूज राजस्व थोप दिया है। कई जमींदारों को बेइज्जत व
बेइज्जत व बर्बाद किया है। बकाया लगाने की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई। हद तो यह है कि एक आम रैयत, किसान, नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैदखाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे और स्टाम्प वाले दीवानी अदालतों में गैर कानूनी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है। जमींदारों के खजानों को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह वसूलों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं है। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और जमींदार को अपनी जमींदारी अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। व्यापारियों के बारे में इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय और जैसे तमाम बेहतरीन मूल्यवान चीज़ों को व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीज़ों का व्यापार ही इन लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्च, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में सेध मानी जा रही है। इस तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाह सरकार बनेगी तो इस सारे फरेबी और तरीकों को ख़त्म कर दिया जाएगा और ज़मीन व पानी दोनों रास्ते से होने वाली हर चीज़ का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए यह व्यापारियों की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। भारतीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तरह प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों की इज्जत नहीं मिलती। उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसा वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फ़िलहाल 200 और 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदे की उम्मीद रखें। कारीगरों के बारे में इनमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को लाकर यूरोपीय हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र वाले, बढ़ई, लोहार और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों को हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। पंडितों, फ़कीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में पंडितों और फ़कीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं, यूरोपीय धर्मों के शत्रु है, क्योंकि फ़िलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए पंडितों और फ़कीरों का फ़र्ज़ है कि खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। इस घोषणा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन से मुद्दे उठाए गए, प्रत्येक तबके के बारे में क्या क्या भाग दिए गए, ध्यान से पढ़िए। घोषणा की भाषा पर ध्यान दीजिए और देखिए कि उनमें कौन सी भावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। सिपाही क्या सोचते थे? विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी बच गई। एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियाँ बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरख सदा ही उनकी सेवा किए और हमें भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से हमारी सहायता से अंग्रेज़ों ने जो चाहा इसके इलाका जीत लिया। इसके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन न कि हमने कभी पैर पीछे खींचे और न कोई बहाना बनाया और न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। लेकिन सन 1857 में अंग्रेज़ों ने ये हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएगी। नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है और गेहूं के आटे में हड्डियां और चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीज़ें पैदल सेना, घुड़सवारों और गोल अंदाज फौजों की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई। उन्होंने ये कारतूस 3rd लाइट कैवेलरी के सवारों, घुड़सवार सैनिक को दिए और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों
ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेजी अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जानवरों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेजी सिपाही यूरोपीय सैनिकों से दूसरी बटालियन और घुड़सवार गोल अंदाज फौजों को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया। अगर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6 तोपें तैनात कर दी गई। 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियों में डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल कर दिया गया ताकि हम डर कर कारतूसों को दांत से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सरदार इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म और आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ है और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली है। 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायद, आस्था और मजहब दूषित न हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान को धर्म ही नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या? इस अर्जी में सैनिक विद्रोह के कारण बताए गए हैं। उसकी तुलना तालुकदार द्वारा बताए गए कारणों से कीजिए। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज जिसे विद्रोही फिरंगी राज करते थे से संबंधित हर चीज को पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती है। विद्रोही नेताओं का कहना है कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों की इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन के बेदखल कर दिया और विदेशी व्यापार को, दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता, फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणा इस व्यापक डर से व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। अगर वे लोग ईसाई बनाना चाहते हैं। इस डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और असीमता के लिए लड़े। वह व्यापक सार्वजनिक भलाई और लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके कि बहुत सारे स्थलों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का तमाम ताकतों के विरुद्ध हमलों की शक्ल ले लेता था, जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा विद्रोही शहर के सम्भ्रांतों को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गाँवों में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़ फोड़ दिए। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपान ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इनमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है। यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान किया जाता था। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 8वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई। भूराजस्व वसूली और सैनिकों ने वेतन के भुगतान का इंतजाम किया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए। इसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की घोषणाएं भी बनाई। सेना का कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गई जो उनसे छीन चुकी थी। आपकी राय में विद्रोहियों के नजरिए को पुनर्निर्मित करें और इतिहासकारों के सामने कौन सी मुख्य समस्याएं आती है? विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिरी तक
तथा 1858 के शुरुआती दिनों तक हुकुम की श्रेणियां वजूद में थी। विद्रोही ग्रामीण अवध क्षेत्र में रिपोर्ट भेजने वाला एक अफसर ने लिखा है, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इस गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। इस विवरण के अनुसार गांव वालों के निपटने के अंग्रेजों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दमन 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनमें यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों के उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कानूनी पारित कर दिए। मई और 1857 में पारित किए गए कानूनों के जरिए केवल समूचे भारत पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानी पर मुकदमा चलाना और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है और सजाए मौत है। ये दिया हुआ है विद्रोह के प्रमुख केंद्र और अंग्रेजों की बढ़त को यहाँ पे दर्शाया गया है ये एरो से। और विद्रोह के प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। ये औरंगाबाद में था, बम्बई, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, कराची, अजमेर, महो, कटक, कलकत्ता, चटगांव, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, ग्वालियर, झांसी, अजमेर, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली, सहारनपुर, अम्बाला, मेरठ, लाहौर, पेशावर। यहाँ विद्रोहियों के महत्वपूर्ण केंद्र दिखाए गए। विद्रोहियों पर ब्रिटिश हमलों के मार्गों को भी दर्शाया गया है। इन विशेष कानूनों और ब्रिटेन की मंगाई गई टुकड़ियों से लैस अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू किया। विद्रोहियों की तरह वे दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दोतरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिशों 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हुई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ गए थे। गंगा के मैदान में अंग्रेजों की बढ़ती हुई सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव-गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपना उपद्रव विद्रोही कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं, वे ऐसे आंदोलनों से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे। इन इलाकों की लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाना पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों से मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए, भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया। दिल्ली से रीच पर स्थित एक मस्जिद फेलिस बिएतो द्वारा लिया गया चित्र है। ये 1857 से 58 का चित्र है। 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफर ने तबाही को ध्वस्त की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। सिकंदराबाद चित्र का
फेलिस एबितो 1858 का ये तस्वीर। यहाँ हमें एक ज़माने के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंग बाग यानी प्लेजर गार्डन के खंडहरों के चार आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। अहाते में पड़े नरकंकाल विद्रोहियों की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देते हैं। नरकंकाल देख रहे हैं ना यहाँ पे। विद्रोह की छवियाँ। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके कि विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कुछ दस्तावेज में मौजूद है। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं एवं नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोह की कार्रवाई पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों में कमी नहीं है। औपनिवेशिक, प्रशासनिक और फौजी अपनी चिट्ठियाँ, डायरी, आत्मकथा और सरकारी इतिहासों में अपने ब्यौरे दर्ज करे गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए ही हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह के रिकॉर्डों पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी है उनमें सैनिक विद्रोह द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता है। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवाला देती थी। अंग्रेज और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध है। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताते हैं। रक्षकों का अभिनंदन। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने के तरह तरह के भावनाएं और प्रतिक्रिया पैदा होती है। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को उछलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया है। 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ की राहत इस श्रेणी का एक उदाहरण है। जब द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार टॉमस बार्कर, 1859 की यह तस्वीर है। विद्रोही टुकड़ों में लखनऊ पर घेरा डाला तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 दिसंबर को जेम्स ऑटन हेनरी हॉवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर-बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती। कैवेंस के मध्य में कैंपबेल, ऑटम और हैवलॉक इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों में देखने पर दर्शकों की निगाह चित्र में मध्यम भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई और पिछली तरफ टूटी फूटी रेजिडेंसी दिखाई देती है। चित्र के अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अगले जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें यही लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं।
अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की पराकाष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती है। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया है। जोसेफ नोएल पेटेन ने सैनिक विद्रोह में 2 साल बाद इन मेमोरियल स्मृति में चित्र बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चों एक घेरे में एक दूसरे से लिपटते दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। इन मेमोरियल चित्रकार जोसेफ नोएल पेटेन 1859 की यह तस्वीर है। कानपुर में सिपाहियों ने अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर, ये दिखाया गया है मिस व्हीलर को। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखती है, उनकी तरफ सिर्फ एक इशारा है कि यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। पृष्ठभूमि में आपकी ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। जस्टिस न्याय पंच 12 सितंबर 1857 चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार में समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। कुछ अन्य रेखाचित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतों अलग तेवर में दिखाई देती है। इनमें से वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। मिस व्हीलर मगध में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की रक्षा यहाँ के विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए अकेली औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और संकेत का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजिमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था कि मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह के आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराधिकता या प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसा ही एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपात्मक स्त्री की छवि दिखाई देती है जिसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, उनके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तरफ दिखाई दे रही है। वह सिपाहियों को अपने पैरों के तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इस चित्र के बारे में चर्चा हो रही है। चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, बंगाल टाइगर और ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध, पंच 1857। तस्वीर से आप क्या सोच निकलती है? शेर और चीते की तस्वीरों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया? औरतों और बच्चों को तस्वीर क्या दर्शाती है? इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिरोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनर्स एट पेशावर
ब्लो इंड फार्मर द गन्स, पेशावर विद्रोहियों को मृत्युदंड तोप से उड़ाते हुए। इलस्ट्रेट्स द न्यूज़, 3 अक्टूबर 1857 की ये तस्वीर है। यहाँ मृत्युदंड का दृश्य एक नाटक एवं के रंगमंच पर दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन पूरे दृश्य पर वधियों के सजे घुड़सवार सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एक्ट, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड। इलस्ट्रेट्स लंदन यूथ, 3 अक्टूबर 1857। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं और चारों तरफ तोपें तैनात है। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सत्ता किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है सजा। उन्हें खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था। देखिए 12 फांसी दी जा रही है। दहशत का प्रदर्शन, प्रतिरोध और सबक सिखाने के चाह में इस बात के से भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए शोर मच रहे थे तो ऐसे समय में नर्म सुझाव मजाक पत्र बनकर रह गए। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने की मदद मिलेगी तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया गया। हास्यपरक व्यंग और ब्रिटिश पत्रिका पंच में पन्नों में प्रकाशित किए गए कार्टून में कैनिंग एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। द क्लीमेसी ऑफ कैनिंग का दया भाव, पंच 24 अक्टूबर 1857। नीचे दी गई पट्टी, गवर्नर जनरल बिल्कुल सही है, फिर भी वे उन्हें घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वे एक अच्छी सिपाही बनने का वादा करें। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए है और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। राष्ट्रवादी की दृश्य कल्पना, 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों को साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी थी। इतिहास लेखन की कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति में को जीवित रखने के योगदान दिया। विद्रोह के नेता को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता जो देश की रणस्थल की तरफ से ले जा रहे थे। उन्होंने लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करने के लिए चित्रित किया। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी की शौर्यता का गौरवान्वित करने के लिए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लोक कवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाकों में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता, अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिशोध का प्रतीक। फिल्मों और पोस्टरों में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद की। इस तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इस चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं। उन चित्रों और तारीफों का आलोचना करती है और उनकी नकल को खरीद कर घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय में भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं करती थी, उन्होंने संवेदनाओं को भले ही
दी ब्रिटेन में छपकर चित्रों को उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। इस भाग में दिए गए प्रत्येक चित्र में विभिन्न तत्वों की जांच कीजिए और चर्चा कीजिए कि उनके जरिए आपको कलाकारों की सोच को पहचानने में कैसे मदद मिलती है। काल रेखा 1801 अवध में वेलेज़ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया। अवध की अधिग्रहण की 1856 सन् अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया। 1857 में मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। 10 मई को 11 से 12 मई को दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व में स्वीकार करते हैं। 20 से 27 मई के बीच अलीगढ़, इटावा, मैनपुर, एटा में सिपाही विद्रोह होता है। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह होता है। मई जून में सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। 30 जून को चिन्हाट के युद्धों में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर को हैवलॉक और ट्रम्प के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेसिडेंसी में दाखिल होती हैं। 1858 में जून युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु हो जाती है। जुलाई में युद्ध में शाहमल की भी मृत्यु हो जाती है।